हेलो, दिस इज आवर फोर्थ चैप्टर ऑफ रिवीजन सीरीज। तो फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ में होता है नॉट ओनली रिप्रोडक्टिव हेल्थी ऑर्गन्स, इसमें क्या होता है हम मेंटली और सोशली भी वेलबींग होना चाहिए, इमोशनल और सोशल एस्पेक्ट भी हम काउंट करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। ठीक है, तो अब बात आती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की सोसाइटी क्या होती है। ये डेफिनेशन किसने दी थी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम ने। उसने क्या किया था? रिप्रोडक्टिव हेल्थी ऑर्गन्स साथ ही साथ इमोशनल और सोशल एस्पेक्ट्स। और इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी की डेफिनेशन क्या है हमारा? फिजिकली, सोशली और फंक्शनली वेल नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड हेल्थ, इमोशनल और बिहेवियरल एस्पेक्ट को भी काउंट करके। ये वाला कि मतलब इसमें सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स में हम क्लियरली बात करते हैं, सारी चीज़ें हमारी क्लियरली इमोशनली सोशली वेलबींग हम सारे होने चाहिए, तब जाके हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी। ओपन माइंडेड पीपल, ये किसने आया था? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में। फैमिली प्लानिंग एक्ट कब आया था? इंपॉर्टेंट 1951। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज में एक डेफिनेशन रखे RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। इसने क्या किया था? प्रोग्राम बनाता ही जिसमें क्या कहता है मदर और बच्चे दोनों की हेल्थ का ख्याल रखा जाता था। तो वो सारी चीज़ें कि उनको किसी तरह की बीमारी ना हो, STD वगैरह ना हो, एड्स या फिर किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद रहता है यहाँ पे STD, स्टेट एमनियोसेंटस। एमनियोसेंटस टेस्ट होता था जो फीटस का किया जाता था डिटर्मिनेशन करने के लिए क्रोमोसोमल पैटर्न, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के लिए। इसमें क्या था? एमनियोटिक फ्लूइड को लिया जाता थोड़ा सा और उसको एग्जामिन किया जाता था डेवलपिंग बेबी से। लेकिन क्या कहता है इसका इलीगल यूज होने लगा सेक्स डिटर्मिनेशन, तो इसलिए से बैन कर दिया गया। फीमेल फर्टिलाइजाइड में रोल होने लगा, फीमेल फर्टिलाइजाइड होने लगा, इस वजह से इसको बैन कर दिया गया। ठीक है, तो इसके बारे में कितना करना। उसके बाद देखा हमें एक पिल दे रखे, आगे पढ़ेंगे सहेली। इसको कौन एक इंस्टीट्यूट बनाया गया था? CDRA, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। इसके आगे हम आगे पढ़ेंगे अभी इसके बारे में। उसके बाद देखा हमें पॉपुलेशन ग्रोथ पे देखा, कुछ ज़्यादा नहीं, हमें थोड़े थोड़े डेटा याद रखना है कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारे देश में कितनी पॉपुलेशन थी, कितनी हमारी पॉपुलेशन थी। उस टाइम पे हमारे 350 मिलियन इंडिपेंडेंस के टाइम पे जब इंडिपेंडेंस हुई थी। और उसके अलावा कि किस रेट से पॉपुलेशन बढ़ती है, 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग 1.7% के रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है। ठीक है, तो ये याद रखना इतना डेटा। उसके बाद क्या हमारे दे रखा है? एक लोगो चला था हम दो हमारे दो, वो याद रखना हमें। और जो हमारी मैरिजेबल एज है वो फीमेल के लिए 18 है, मेल के लिए 21 है, याद रखना है। उसके बाद हमारे मेथड्स दे रखे कॉन्ट्रासेप्शन के हमारे कई मेथड होते हैं। पहले मेथड्स होते हैं नेचुरल में क्या 2 मेथड आते हैं? पीरियडिक एब्स्टिनेंस, मतलब क्या रहता है हम जो कैलेंडर की डेट होती है ना, मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेट होती है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं हम। इन डे पे सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड करते हैं 10 से 17, इस डेज में ये मोस्ट फर्टाइल डेज होते हैं, बाकी और आगे पीछे कर सकते हैं, तो इसको पीरियडिक एब्स्टिनेंस बोलते हैं। सेकंड मेथड देखा हमारा विड्रॉल, कॉटस इंटरप्शन, मीन्स विड्रॉ ऑफ पेनिस ड्यूरिंग एजैकुलेशन। ठीक है, इसमें हम विड्रॉ करते हैं पेनिस को, विड्रॉ ऑफ पेनिस ड्यूरिंग एजैकुलेशन, ठीक है, ये होता है। और उसके बाद एक हमारे देखते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया, मतलब जो हमारा फीमेल जब डिलीवरी होती है उसके बाद के 6 मंथ, तो लैक्टेशन के टाइम पे हमारे क्या रहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, अब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप रहती है फीमेल में 6 मंथ आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, तो इस केस में तो इन डेज में 6 मंथ के टाइम पे अगर कॉटस होगा तो क्या होगा? प्रेगनेंसी के चांस कम रहते हैं। अगर प्रॉपर लैक्टेशन हो रहा है, अगर लैक्टेशन कम है तो चांस हो सकता है कि हो जाए, तो इसलिए लैक्टेशन जरूरी होता है। उस टाइम ऑलमोस्ट नील रहते हैं कॉन्सेप्शन के चांस। नेक्स्ट मेथड देखा हमारे बैरियर मेथड में हमारा आता है कॉन्डम्स वगैरह आते हैं मेल फीमेल के, मेल का दे रखा है और फीमेल का दे रखा है, दोनों इंपॉर्टेंट है। इसमें लेटेक्स मटेरियल यूज होता है, लेटेक्स शीट, ठीक है, थिन रबर लेटेक्स शीट जिनको बनाने के लिए होता है। उसके बाद आगे दे रखा हमारे पे ब्रांड दे रखा है निरोध, ये हमें याद रखना है, कॉन्डम का ब्रांड है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे आते हैं ये अब क्या रहता है, कॉन्डम्स हमारे डिस्पोजेबल होते हैं, मतलब रीयूजेबल होते हैं, डिस्पोजेबल, सेल्फ इंसर्टेबल होते हैं और प्राइवेसी मेंटेन रहती है। उसके बाद हमारे रखे डायफ्राम वॉल्स वगैरह दे रखे हैं, ये भी सेम काम करते हैं, बैरियर की तरह काम करते हैं। इंसर्ट ये फीमेल के लिए होता है डायफ्राम सर्वाइकल वॉल्स, फीमेल में इंसर्ट किया जाता है सर्वाइकल कैप सर्विक्स के ऊपर, जिससे प्रिवेंट रहता है कवर सर्विक्स को, ठीक है। एंट्री ऑफ स्पर्म ब्लॉक करता है। जेलीज वगैरह यूज होती है इसके साथ, स्पर्मिसाइडल जेलीज, मतलब जो स्पर्म को मारती है। जो डायफ्राम वॉल्स और सर्वाइकल कैप दे रखा है इनके साथ जेलीज होते हैं, जेलीज और फोम्स, ठीक है। ये फॉर्म दे रखा है, फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट है, 2 बार आगे भी आएगा फॉर्म एक बार। तो फॉर्म, जेलीज और क्रीम्स ये इसके साथ यूज होते हैं, इससे कॉन्सेप्शन नहीं होता। उसके बाद दे रखे हमारे IUD, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, ये फीमेल के लिए होते हैं। इसमें कई तरीके के हैं, एक तो होते हैं नॉन मेडिकल,
3 टाइप के होते हैं IUD, ठीक है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। नॉन मेडिकेटेड कौन से आते हैं, लिपीज लूप वगैरह आते हैं जो सिंपल बैरियर की तरह काम करते हैं, लिपीज लूप, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे मेडिकेटेड, इसमें आते हैं कॉपर रिलेशन, जैसे हमारे कॉपर से मल्टी रोड 370 याद रखिएगा, ये कॉपर वाला है, कॉपर रिलेशन मेडिकेटेड के अंदर आता है। मल्टी लोड 375 ये इंपॉर्टेंट है, कई बार भूल जाते हैं, इसे लगता है हार्मोन में होगा, मल्टी लोड 375। और नेक्स्ट थर्ड वाला टाइप आता है हमारा हार्मोन रिलीजिंग, जो हार्मोन रिलीज करेंगे। हार्मोन कौन कौन से रिलीज करे जाते हैं यहाँ पे, हमारे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। अब कॉपर रिलीज में क्या रहता है, कॉपर जब इनसे कॉपर रिलीज होता है, ये क्या करते हैं, कॉपर आयन स्पर्म की मोटिलिटी कम करते हैं और उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी घटा देते हैं। ये कॉपर रिलीजिंग होते हैं, ये बैरियर की तरह काम करते हैं, ये स्पर्म पे एक्ट करेंगे, उसकी मोटिलिटी और फर्टिलाइजिंग एक्टिविटी घटा देंगे। और ये क्या करते हैं, जो हमारी यूट्रस होती है, यूट्रस और सर्विक्स, उसको हॉस्टाइल कर देते हैं, मतलब स्पर्म के लिए अनफेवरेबल कर देते हैं। जो हार्मोन रिलीजिंग होता है, हार्मोन रिलीजिंग के याद रखें LNG प्रोजेस्टार्ट, यहाँ पे नाम दे रखे होते हैं, 2-3 नाम इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो हार्मोन रिलीजिंग के हमारे पास क्या काम करते हैं, सर्विक्स को हॉस्टाइल बनाते हैं स्पर्म के लिए और इम्प्लांटेशन के लिए अनफेवरेबल कर देते हैं। LNG और प्रोजेस्टार्ट ये 2 होते हैं हमारे पास, जो हमारे 2 हैं, LNG और प्रोजेस्टार्ट, जो हमारे हार्मोन रिलीजिंग है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं पिल्स दे रखा है। पिल्स किस लिए होती हैं, IUD फीमेल में प्रेगनेंसी को डिले करने के लिए यूज़ होते हैं। ऑब्वियसली पिल्स क्या होता है, ओरल पिल्स होती हैं, ये तो या तो प्रोजेस्टेरॉन होगा खाली इन पिल्स में, या फिर ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन। मेन जो कॉन्सेप्ट हमें हार्मोन चाहिए वो ये वाला है मेन, ईस्ट्रोजन का कोई खास रोल नहीं होता। जब ये बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो इससे क्या लगता है, हमारी बॉडी प्रेगनेंसी वाली फीलिंग आती है, जिससे कहते हैं हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है और फर्टिलाइजेशन नहीं होता। इसका पैटर्न रहता है 21 डेज तक लेनी होती है लगातार, फिर 7 दिन का गैप करना होता है। ये जो पिल्स का पैटर्न होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 21 डे लगातार और 7 दिन का गैप, फिर नेक्स्ट मंथ से नई पिल चालू। यहाँ पे सहेली के बारे में दे रखा, जो पिल्स पीछे दे रखी थी ना, इसके बारे में याद रखिए। एक तो नॉन स्टेरॉयडल है, इस पिल के बारे में नॉन स्टेरॉयडल सेंट क्रोमन पिल, इसमें केमिकल होता है सेंट क्रोमन, एक मिनट, सेंट क्रोमन, ये केमिकल होता है जो मतलब हमारे इसकी वैल्यू बढ़ाता है। कहाँ पे बनी थी, CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में, ये पिल की वैल्यू दे रखी है। उसके बाद दे रखी है हमारे इमरजेंसी पिल्स दे रखी है, ये 72 आवर्स के अंदर लेनी होती है आफ्टर क्वार्टर्स, एक ये वाला देखा। और लास्ट मेथड है हमारा सर्जिकल मेथड में डायरेक्ट स्टेरिलाइजेशन करते हैं। मेल में वास डिफरेंस काटते हैं तो वेसेक्टोमी बोलते हैं, फीमेल में फिलोपियन ट्यूब काटते हैं तो ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वास डिफरेंस ये इरिवर्सिबल मेथड है, बाकी कुछ IUD वाले रिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल है, तो इसलिए ये पहले ये प्रोवाइड किया जाता है। उसमें इम्प्लांट्स भी इंपॉर्टेंट होता है, ये भी IUD हार्मोन रिलीजिंग के अंदर ही आते हैं। हार्मोन रिलीजिंग कहीं है, LNG प्रोजेस्टार्ट पिल्स और एस्ट्रोजन, ये क्या करते हैं, स्किन के अंदर लगाए जाते हैं, अंडर स्किन, ठीक है। और काम क्या करते हैं, सेम वही हार्मोन रिलीज करते रहते हैं प्रोजेस्टेरॉन, जिससे क्या रहता है बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, ठीक है। ये नॉन स्टेरॉयडल टर्म दे रखी, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, ये सारी चीज़ें देखिए कि उसमें क्या रहता है, जो वैसेक्टोमी उसको काट दिया जाता है उसे, या फिर टाइट कर दिया जाता है, जो वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दे रखा है, तो आगे चलते हैं। आगे हमारा दे रखा है MTP क्या मतलब होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी एबॉर्शन की बात करें यहाँ पे, एबॉर्शन, ठीक है। एबॉर्शन में क्या करते हैं, एबॉर्शन दे रखा है। एबॉर्शन का पहले एक्ट आया था कि MTP एक्ट आया कब था, MTP एक्ट आया था हमारा, MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आया था हमारा 1971 में, ठीक है, याद रखिए एक्ट। और लागू कब से होता है, अमेंडेंट मतलब प्रॉपर लागू कब हुआ था, इसमें चेंजेस आके ये हुआ था 2017 के आसपास, ठीक है। ये 2-3 चीज़ें याद करनी है। अब इसमें क्या रहता है, प्रेगनेंसी के केस को मतलब एबॉर्शन किया जाता है। कितने हर साल कितने होते हैं, ऑलमोस्ट 40 से 55 मिलियन हमारे हर साल होते हैं, जो कि 1/5 है पूरी पॉपुलेशन का। जितने भी कंसीव प्रेगनेंसीज हैं, जितनी भी प्रेगनेंसी उनका 1/5 हमारे एबॉर्शन हो जाता है, ठीक है। तो इसका मिसयूज़ भी हो रहा था पहले 1970 में, तो उसके बाद गवर्नमेंट ने इसमें कुछ चेंजेस करे थे और 2017 के पास दोबारा लागू किया था। MTP को सेफ कब समझा जाता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब शुरुआत के 3 महीने में, उसके बाद के में रिस्क रहता है, रिस्क ही रहता है मामला, तो इसलिए इसको बाद में प्रेफर नहीं किया जाता। और बाद में क्या रहता है, 3 महीने बाद हमें पता है मेल फीमेल भी डिसाइड होते हैं बच्चे, तो इसलिए इसको फीमेल फर्टिलाइजर के लिए भी यूज़ किया जाता है, तो इसलिए इसमें चेंजेस करे गए थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं MTP के बारे में। उसके बाद हमारे को दे रखा आगे
एसटीडीज़ क्या मतलब है, जो सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज है। तो दो टाइप की हमारी, एक तो कम्प्लीटली क्यूरेबल और नॉन क्यूरेबल, ठीक है। क्यूरेबल के अंदर आती हैं गोनोरिया, सिफिलिस, क्लेमाइडोमोनास, जेनिटल वार्ड्स, ट्राइकोमोनास, ये सारी क्या हमारी क्यूरेबल है, मतलब इनको ठीक करा जा सकता है वापस टाइम पे अगर मेडिसिन दिया जाए। जो नॉन क्यूरेबल है उसके हमारे 3 है, HIV, हेपेटाइटिस बी और जेनेटल हर्पीज। याद रखिएगा दो हैं यहाँ पे, जेनेटल हर्पीज और जेनेटल वार्ड्स। हर्पीज है जो नॉन क्यूरेबल है और वार्ड्स क्यूरेबल है जेनेटल का। तो ये दो हैं यहाँ पे, कंफ्यूज नहीं होगा, जेनेटल वार्ड्स। तो ये दो तरह की डिजीज है, इनको ठीक भी कर सकते हैं। और इनके केस क्या होते हैं, शुरुआत के केस में तो क्या होगा, इचिंग वगैरह होगी, माइनर सिम्टम्स होते हैं, इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन वगैरह, तो ये तो माइनर सिम्टम्स हैं। और सीवियर सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, PID मतलब पेल्विक रीजन में पूरे में इन्फ्लेमेशन हो जाए पूरी तरीके से, एबॉर्शन हो जाए, स्टिल बर्थ मतलब चाइल्ड मरा हुआ पैदा हो। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, देखिए एक्टोपिक नॉर्मली प्रेगनेंसी में इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, यूट्रस में। इम्प्लांटेशन कहाँ पे होता है, यूट्रस में। लेकिन उसके अलावा अगर कहीं फेलोपियन ट्यूब में हो जाए, इन केस इन फेलोपियन ट्यूब, तो फेलोपियन ट्यूब में क्या होगा, फेलोपियन ट्यूब तो भाई ऐसी है नहीं जो ग्रोथ करा सके बच्चे हो, तो उसको बोलते हैं एक्टोप्रेगनेंसी। इस केस में भी एबॉर्शन ही किया जाता है, तो ये भी हो सकता है। तो इसलिए इसको क्या बढ़ जाता है, जो मोस्ट सबसे ज़्यादा क्रूशियल रहते हैं, इसमें चांसेस होते हैं हमारे STD होने के होती है 15 से 24 साल की एज में, जो यंग एज होती है, इसमें ज़्यादा चांस होते हैं। ये कुछ मेथड से हम अवॉइड कर सकते हैं STD को, ठीक है, ये सारे पढ़ सकते हैं। उसके बाद है इनफर्टिलिटी होता क्या, पहले इनफर्टिलिटी डेफिनेशन देखिए, 2 साल तक अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद भी बच्चा ना हो तो उसको बोलते हैं हमारे इनफर्टिलिटी, ठीक है। अब एक बात हो गई, तो इसमें कुछ मेथड्स हैं जिससे हम इसको वापस से हम जिनको इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम है उनको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, ART। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, IVF। यहाँ पे 2 तरह की चीज़ें हैं, देखिए IVF में पहला तो हम जाइगोट बनाएं, IVF मतलब आउटसाइड फर्टिलाइजेशन करें और जाइगोट को प्लांट कर दें यूट्रस में, फेलोपियन ट्यूब में, इनिशियल स्टेज को फेलोपियन ट्यूब में प्लांट करते हैं। और अगर एम्ब्रियो बनाए, एम्ब्रियो मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर, याद है आपको ब्लास्टोमेयर्स बनती थी, ब्लास्टोमेयर, तो इसको कहाँ इम्प्लांट करते हैं, यूट्रस में, ठीक है। एक बार बाहर बना के और इम्प्लांट कर देंगे। तो ये सारी टेक्निक है। एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमेयर देखिए रहे, जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमेयर्स, इसको तो ट्रांसफर करेंगे फेलोपियन ट्यूब में, और अगर मोर देन 8 होगा तो उसको ट्रांसफर करेंगे जाइगोट में। तो इसका नाम क्या है, जाइगोट वाली का नाम है जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, और इसका नाम है इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। याद रखें वो IUD था, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, ये IUT है, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, ठीक है। और इन विवो में तो नॉर्मल एम्ब्रियो, और बाद में क्या होता है कुछ केस में इन विवो फर्टिलाइजेशन करते हैं, तो इन विट्रो केस थे, इन विट्रो मतलब फर्टिलाइजेशन बाहर होगा, डेवलपमेंट अंदर होगा। इन विवो में क्या होता है, डिपेंड करता है कैसी कैसी कंडीशन। देखिए कई बार क्या होता है किसी फीमेल वगैरह में गैमेट्स नहीं बन रहे, तो क्या होता है उसको ओवम या कोई चीज़ गिफ्ट कर जाती है डोनर से लेके, तो उसको बोलते हैं गिफ्ट, एक तरह गिफ्ट ही हो गया वो। गिफ्ट क्या फुल फॉर्म होती है, गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, मतलब ओवम फीमेल को गिफ्ट किया जाएगा किसी और का लेके, अनदर फीमेल से, और उसको इम्प्लांट कर दिया जाएगा, इम्प्लांट करके फर्टिलाइजेशन करा के काम हो जाएगा। इन केस मेल में प्रॉब्लम, ये फीमेल का, मेल में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, स्पर्म काउंट कम है मेल में, लो स्पर्म काउंट है, तो इसलिए करते हैं हम एक स्पर्म लेते हैं और उसको डायरेक्ट ओवम के अंदर इंजेक्ट करते हैं। ये वाली टेक्निक कई बार काफ़ी इंपॉर्टेंट आती है, ICSI, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। क्या करते हैं, पूरा एम्ब्रियो बनाने के लिए स्पर्म को लेते हैं डायरेक्टली, स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं ओवम के अंदर। ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ICSI, इंट्रायूट्राइन स्पर्म इंजेक्शन, मतलब स्पर्म में कोई दिक्कत है, मोटिलिटी की कमी है, उसमें लो काउंट है तब भी, और एक लो काउंट अगर वेरी लो काउंट है स्पर्म में, ये कब के लिए करते हैं, इंसेमिनेट, जब इंसेमिनेट नहीं हो पाता। देखिए IUT कब करना है, ICSI जब इंसेमिनेशन नहीं हो पा रहा, मतलब फीमेल के अंदर स्पर्म जा नहीं पा रहा मेल से, ठीक है। और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियली फीमेल के अंदर स्पर्म डाला जाए, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये कब करना है, लो स्पर्म काउंट पे, ठीक है। ICSI कब कर सकते हैं, तो इंसेमिनेशन नहीं हो पा रहा या फिर स्पर्म में प्रॉब्लम है, लो मोटिलिटी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, लो मोटिलिटी और इंसेमिनेशन की प्रॉब्लम होती है, और लो स्पर्म काउंट में हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं जिससे हमारा काम चल जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं।
ये सारी चीज़ दे रखी है, तो यहाँ पे हमारे चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।